हाय दोस्तों, तो आज के एपिसोड में जियाला दुकान के बाहर खड़ी होकर वही ड्रेस देख रही होती है कि तभी इसको एक फोन कॉल आती है और वो कॉल इसके कोलीग की होती है। वो इसको बताता है कि जांग शाओ जियांग की जो ज्यादती की वीडियो है उसको इंटरनेट पे बहुत से लोगों ने शेयर किया है, वो तुम जल्दी से देखो। और दूसरी तरफ गाओ मिंग भी अपनी गाड़ी में वो वीडियो देख रहा होता है और अपने एम्प्लॉयज पर गुस्सा कर रहा होता है कि वीडियो रिलीज कैसे हुई। और गाओ मिंग का एक एम्प्लॉय जो गाड़ी में इसके साथ बैठा होता है वो आगे अपनी टीम को कहता है कि जैसे मर्जी करके इस वीडियो को इंटरनेट से उतारो। तो फिर कुछ देर बाद ही गाओ मिंग के एम्प्लॉय को किसी की कॉल आती है और वो कहता है कि मुझे पता है कि तमाम मामलात कैसे चल रहे हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि गाओ मिंग कितना खतरनाक इंसान है। तो गाओ मिंग का ये एम्प्लॉय से कहता है कि तुम अपना मुंह संभाल के बात करो और गाओ मिंग इससे कहता है कि फोन मुझे दो, मैं खुद बात करता हूँ। तो कॉल पे जो आदमी होता है वो गाओ मिंग से कहता है कि मैं आपको सिर्फ ये रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि जांग शाओ जियांग आपको इतना गैर फाइल बनाने के काबिल नहीं है। ये सब जो हो रहा है ये उसका लॉयर कर रहा है और उसका लॉयर ही जंगजू है। तो गाओ मिंग कहता है कि अब दोबारा ही जंगजू कैसे आ गया है। तो जियाला अपने ऑफिस में जांग शाओ जियांग की स्टोरी पर ही काम कर रही होती है कि तभी इसको ही जंगजू की कॉल आती है। तो जियाला इससे कहती है कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने ये वीडियो कैसे करके निकलवा ली। तो ये जंगजू से कहता है कि मैं तो हमेशा से ही अपने काम में अच्छा हूँ और इससे कहता है कि 10 मिनट तक तुम मुझे एक जगह पे आके मिलो और इसको उस जगह का एड्रेस बताता है। जब जियाला वहाँ पे पहुंचती है तो ये वही ब्राइडल शॉप होती है जहाँ ये कल रात 2022 वाले ही जंगजू के साथ आई थी। जियाला जब उस शॉप में पहुंचती है तो ये जंगजू से कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे आने में देरी हो गई और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने यहाँ मुझे क्यों बुलाया। तो ये जंगजू कहता है कि जाओ और ये जाके वेडिंग ड्रेस ट्राई करो। तो जियाला उस वेडिंग ड्रेस को देख के कहती है तो वही वाला ड्रेस है। ये जंगजू कहता है कि ये दूसरे ही जंगजू ने ऑर्डर किया है तुम्हारे लिए। तो जियाला कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तो वैसे ही देख रही थी जब हम कल रात इस दुकान के पास से गुजर रहे थे। और ये जंगजू बताता है कि उसने मुझे ये भी कहा था कि मैं उसके लिए यानी 4 माह पहले वाले खुद के लिए भी ड्रेस सिलेक्ट कर लूं और उसके बात करने के अंदाज से तो ये लग रहा था कि आज रात तुम लोग शादी करने वाले हो जैसे, तो क्या मुझे तुम लोगों को कोई गिफ्ट भी देना होगा। तो जियाला कहती है कि हाँ तुम्हें देना पड़ेगा क्योंकि तुम खुद तो आ नहीं सकते। और फिर इसके बाद जियाला वेडिंग ड्रेस ट्राई करने चली जाती है और ये जंगजू बाहर बैठ के इसका वेट कर रहा होता है। और जब जियाला वेडिंग ड्रेस पहन के आती है तो ये जंगजू इसको देखता ही रह जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और जियाला इसके पास आती आके कहती है क्या वाकई तुम ये ड्रेस खरीदने वाले हो, क्योंकि अंदर सेल्स गर्ल बात कर रही थी कि ये ड्रेस 20,000 यॉन से भी ज्यादा महंगा है और मुझे तो इस ड्रेस की कोई जरूरत भी नहीं है। तो ही जंगजू कहता है एक लड़की जो वेडिंग ड्रेस में हो उसको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और ये जंगजू सेल्स गर्ल को भी ये कहता है कि मेरे लिए नेवी ब्लू सूट कर दें आप। और फिर जब जियाला वेडिंग ड्रेस उतारने गई होती है तो ही जंगजू मोबाइल पे ली गई इसकी वेडिंग ड्रेस में तस्वीरें देख रहा होता है। और यहाँ चेंजिंग रूम के पास सेल्स गर्ल आपस में बात कर रही होती हैं कि ये मिस्टर ही जंगजू यहाँ पे कब से बैठे हुए हैं। और जब मिस जियाला अंदर कपड़े बदल रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो उनकी और तस्वीरें इन्हें सेंड करे और जब मैंने उनको तस्वीरें सेंड की तो वो रोने ही लग गए थे उनको देख के। मिस्टर ही जंगजू जियाला से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और पीछे खड़ी ये सब बातें जियाला भी सुन रही होती है। और जैसे मिस्टर जंगजू मिस जियाला को देखते हैं उससे मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे इन दोनों में से कोई एक बीमार हो। तो फिर इसके बाद जियाला ही जंगजू एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं खाना खाने के लिए। ही जंगजू ने बहुत सा खाना ऑर्डर किया होता है तो जियाला इससे कहती है कि तुमने तो कहा था कि हम कुछ हल्का फुल्का सा खाकर वापस चलेंगे, लेकिन तुमने यहाँ तो इतना कुछ मंगवा लिया। तो ही जंगजू कहता है कि वेस्ट नहीं बल्कि तुम्हें जो खाना है खाओ और जो तुम ना खा पाओगी वो मैं पैक करवा लूंगा। और फिर खाना खाते खाते ही जंगजू जियाला को एक बॉक्स देता है। तो जियाला कहती है कि ये क्या है। ही जंगजू कहता है कि तुम्हारे लिए है। तो जियाला कहती है कि तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो। ही जंगजू कहता है कि तुमने मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट दिया था तो ये गिफ्ट उसके बदले में मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो जियाला कहती लेकिन मेरी तो बर्थडे अभी नहीं आई। ही जंगजू इस बात पे कुछ कहना नहीं चाह रहा होता तो जियाला चुप करके वो गिफ्ट रख लेती है और इसका शुक्रिया अदा करती है। तो जियाला जब बॉक्स खोलती तो इसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा नेकलेस होता है। तो जियाला कहती है कि ये तुमने मुझे क्यों दिया। तो ही जंगजू कहता है कि तुम वेडिंग ड्रेस किसी ज्वेलरी के बगैर तो नहीं पहन सकती ना। और फिर जिस रेस्टोरेंट में जियाला और ही जंगजू बैठकर खाना खा रहे होते वहाँ पे थोड़ी देर बाद गाओ मिंग आ जाता है। तो ही जंगजू की अचानक इस पे नजर पड़ती है और ये भी ही जंगजू को देख लेता है और उससे पूछता है क्या तुम लॉयर ही जंगजू हो। तो ये जंगजू इशारतन सर हिलाता है और फिर गाओ मिंग कहता है कि मेरा नाम गाओ मिंग है और मैं गाओस ग्रुप का CEO हूँ। और कहता है कि मैं तुमसे हमेशा से मिलना चाहता था लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि मैं तुमसे आज यहाँ पे मिलूंगा। तो ये जंगजू इससे कहता है कि मिस्टर गाओ क्या आज आप यहाँ पे जांग शाओ जियांग के केस के बारे में बातचीत करने आए हैं। तो ये कहता है कि नहीं ऐसा हरगिज नहीं है, ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक है। और जब ये जंगजू और गाओ मिंग आपस में बात कर रहे होते हैं तो जियाला अपने फोन
फोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर देती है और गामिन कहता है कि आप फॉक्सिंग सिटी के बहुत ही मायानाज लॉयर हैं और मैंने ये भी सुना था कि आपने फाइज कंपनी के केस को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है और मेरे पास एक आइडिया है, जब जांगशा जियांग का केस खत्म हो जाएगा तो आप मेरी कंपनी में आइएगा, मैं आपको अपनी कंपनी का लीगल एडवाइजर बनाना चाहता हूँ। तो ही जंग जो कहता है कि इस सब के बारे में हम जांगशा जियांग के केस के बाद बात करेंगे और शायद केस खत्म होने के बाद आप अपना माइंड भी चेंज कर लें। तो गामिन कहता है कि अगर तुमने इस केस को उल्टा दिया तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगूंगा और तुम वही टैलेंट हो जिसकी मुझे तलाश है। मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी सैलरी दूंगा और यही नहीं बल्कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी के शेयर्स भी दूंगा। तो यहाँ पे ये बात समझ आती है कि गाओ मिंग यहाँ पे ही जंगजू को रिश्वत देने का सोच रहा है, लेकिन ही जंगजू एक सच्चा खरा लॉयर है जो इसकी बातों में नहीं आने वाला। तो ही जंगजू कहता है कि मुझे इस बात पे कोई ताजुब नहीं कि आप इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, लेकिन आपने जो आज सब कुछ मुझसे कहा है वो मैं एविडेंस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ इस केस में और इस तरह आप पे रिश्वत देने का इल्जाम भी लग जाएगा। तो ये कहता है उन ऑर्डिनरी लॉयर्स का आप जैसे लेवल के लॉयर्स के साथ कोई मुकाबला नहीं है और हम इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, अभी हम सब खाना खाते हैं। और फिर ये इस केस की बात छोड़कर दूसरी बात करने लग जाते हैं और गाओ मिंग इससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आप फॉक्सिंग सिटी से हैं, तो फिर आप ही बताएं कि आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, क्या आप अंजो से ताल्लुक रखते हैं? मुझे अंजो के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। और आपके माँ बाप कहाँ पे रहते हैं? शायद हम एक दूसरे को जानते हो। तो ही जंग जो कहता है कि मिस्टर गाओ आप क्या कहना चाहते हैं? तो गाओ मिंग कहता है कि तुम्हारे माँ बाप अंजो नॉर्मल कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं। तुम्हारे माँ बाप में से एक मैथ्स डिपार्टमेंट में पढ़ाता है, दूसरा हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। ही जंगजू इसके मुंह से अपनी और इसके माँ बाप की मालूमात सुन के हैरान हो रहा होता है और गाओ मिंग कहता है और मुझे लगता है कि वो लोग बिल्डिंग नंबर 2 गार्डन कम्युनिटी के यूनिट 2 में रहते हैं और शायद उनके फ्लैट का नंबर 501 है, क्या ऐसा ही है ना? तो ही जंगजू कहता है कि तुम आखिर क्या चाहते हो? तो गाओ मिंग कहता है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता, बस मुझे ये लगता है कि मिस्टर जंगजू बहुत ही बिजी हैं और अपने माँ बाप से मिलने का टाइम भी नहीं है उनके पास, तो इसलिए मैंने अपने दोस्तों में से एक को वहाँ भेज दिया जहाँ तुम्हारे माँ बाप रहते हैं ताकि वो जाके उनका अच्छे से ख्याल रख सकें। और मुझे लगता है कि मेरे वो साथी अब तक वहाँ पे पहुँच भी गए होंगे और यहाँ इस रेस्टोरेंट में जितने भी लोग बैठे होते हैं वो सब गाओ मिंग के साथ होते हैं और ही जंगजू और गाओ मिंग की वीडियो बना रहे होते हैं। ही जंगजू अपनी कुर्सी से उठता है और इसको मारने ही वाला होता है कि जियाला इसको रोकती है और कहती है क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हें गाओ मिंग की वजह से ही पुलिस ने 7 दिन अरेस्ट करके रखा था। और फिर तभी ही जंगजू को 4 माह बाद वाले ही जंगजू की बात आती है कि उसने भी ये बताया था कि मेरा किसी वजह से गाओ मिंग के साथ कोई झगड़ा हो जाएगा जिसकी वजह से पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी। तो ही जंगजू इसको मारने से रुक जाता है और फिर अपने पेरेंट्स को कॉल करता है और इसकी माँ फोन उठाती है तो वो इससे कहता है कि माँ अगर कोई भी अजनबी घर पे आए तो आप उसके लिए दरवाजा मत खोलना। और फिर ही जंगजू थोड़ी देर बाद काम हो जाता है और इससे कहता है कि मिस्टर गाओ आपने बहुत कुछ किया है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप थोड़ी रिसर्च क्रिमिनल लॉ पे भी कर लें और क्या आपको पता है कि रेप अटेम्प्ट करने की क्या सजा है और दूसरों को बदनाम करने की, और क्या आप ये जानते हैं और इस तरह जो आपने अब किया है दूसरों को उकसाना और इस तरह जानबूझ के लड़ाई करवाना, इसकी भी सजाएं होती हैं। और गाओ मिंग अपने टेबल से गुस्से से उठता और अपने हाथ में इसने कांटा पकड़ा होता है। तो ही जंगजू कहता है कि मिस्टर गाओ ये चाहते हैं कि वो मुझे असॉल्ट करते हुए अपनी वीडियो बनवा लें। तो ये बात सुनकर गाओ मिंग वहीं पे रुक जाता है। दरअसल यहाँ पर गाओ मिंग ही जंगजू को उकसाने ही आया होता है कि ताकि किसी तरह से इन दोनों की आपस में हाथापाई हो और जो इसके आदमी रेस्टोरेंट में बैठे हैं वो ये वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दें, जिसकी वजह से ही जंगजू लॉयर होने के नाते खुद लॉस तोड़ने के जुर्म में अरेस्ट हो जाए और किसी तरह से इसका और जांगशा जियांग का केस क्लोज हो। और जब गाओ मिंग रेस्टोरेंट से जा रहा होता है तो ये जंगजू कहता है कि अपने साथ जाते हुए ये अपने पेपराजी के आदमी भी साथ लेके जाओ, तो जब हम अगली जगह मिलेंगे वो जगह कोर्ट होगी, यहाँ इस तरह किसी रेस्टोरेंट में नहीं। और फिर इसके बाद रात में जब टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू होता है तो जियाला दुल्हन बन गई होती है और उसने वही ड्रेस पहना होता है जो ही जंगजू और इसने खरीदा होता है और ये देखती है कि ही जंगजू ने घर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है, हर तरफ ही दिए पड़े हुए हैं और लाइट्स लगी हुई हैं। जियाला सारे घर की डेकोरेशन देख ही रही होती कि इतने में वहाँ पे ही जंगजू भी आ जाता है और ही जंगजू भी बहुत अच्छे से तैयार हुआ होता है। तो ही जंगजू इसको देख कर कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जियाला कहती है कि तुमने आज सब कुछ जो भी किया उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और फिर जो ही जंगजू ने बेडरूम में ग्रीस के बीच सेंटोरिनी की तस्वीर लगाई होती है ये उसके सामने खड़े होकर तस्वीर खींचने लग जाते हैं। और फिर इसके बाद ये दोनों अपने कपड़े बदलकर बेडरूम में बैठकर सेंटोरिनी की पोस्टर को देखने लग जाते हैं और जियाला कहती है कि ये बीच बहुत ही खूबसूरत है। तो ये जंगजू से कहता है कि जब हम वहाँ पे जाएंगे तो हम ऐसा ही एक घर भी बनाएंगे। तो फिर जियाला
कहती है मुझे तुमसे एक बात करनी है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। तो ही जंगजू कहता है कि जो भी है बस तुम कह दो। जियाला कहती है कि ये दूसरे ही जंगजू के बारे में है। जियाला इसको भी बात बताने ही वाली होती तो ही जंगजू कहता है कि वो भी तुम्हें पसंद करने लग गया है। जियाला कहती है तो क्या तुम पहले से ही जानते थे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो ही जंगजू कहता है मुझे लगा था कि तुम इस बारे में जान चुकी होगी। तो जियाला कहती है कि अब मैं क्या करूं। ही जंगजू कहता है कि क्या मतलब कि तुम क्या करोगी, मैं वो हूँ और वो भी मैं ही हूँ, और अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो वो मैं नहीं हूँ। जियाला भी इस बात का जवाब देने ही वाली होती है कि टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म हो जाता है। तो जियाला टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म होने के बाद कहती है कि जो भी हो लेकिन वो तुम तो नहीं हो ना। और फिर इसके बाद 2022 वाले ही जंगजू को दाजुन की कॉल आती है और उससे कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि मैं मेंग जियांगो के बारे में पता लगवाऊं, लेकिन जो तुमने मुझे एड्रेस दिया था वो वहाँ पे नहीं रहता, वो तो यहाँ से 4 माह पहले ही मूव कर गया है और अब मैंने उसका नया एड्रेस ढूंढ लिया है। तो फिर इसके बाद 2021 में ही जंगजू अपने ऑफिस में मौजूद होता है और काम कर रहा होता है कि ये अपने लैपटॉप पे एक वीडियो देखता है और वो वीडियो इसी की कुलीग जो कि फंगी लॉ फर्म की एक अकाउंटेंट है उसकी होती है। और उस वीडियो में ये होता है कि वो औरत ये कहती है कि मैं फंगी लॉ फर्म की अकाउंटेंट हूँ। पहले तो मैं इस सच को अपनी जॉब की खातिर छुपाना चाहती थी, लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो इससे बहुत से लोगों के साथ ज्यादती हो जानी थी। और ही जंगजू जांग शाओजियांग का रिप्रेजेंटेटिव है और साथ ही साथ उसके गाओ मिंग के साथ गैर कानूनी ताल्लुकात भी हैं। और मुझे ये बात गाओ मिंग के असिस्टेंट से पता चली थी कि गाओ मिंग की तरफ से ही जंगजू को 5 लाख यौन दिए गए हैं और उसने ये वादा किया है कि वो मिस जांग शाओजियांग का केस बंद कर देगा एक ही हफ्ते के अंदर अंदर। मैं पहले ये बात अथॉरिटी के पास लेके जाना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने इसको ऑनलाइन बताना ही बेहतर समझा और अब मेरी जूरी से गुजारिश है कि आप ये जंगजू के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें। और फिर ये जंगजू अपने कमरे से उठ के बाहर आता है और बाहर आकर अपने कुलीग से पूछता है कि जांग हुई आज आई हैं। तो ये कहता है कि जांग हुई तो आज आई ही नहीं है, ये वही अकाउंटेंट होती हैं जिसकी भी वीडियो देख रहा था। और फिर इसकी नजर एकदम से संदेफंग पे पड़ती है और कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम और मैं किस टाइम लाइन में है, तुमने हमेशा से ही मेरे पीछे वार किया है। और फिर इतने में ही जंगजू के पास दाजुन भी आ जाता है और आके इससे यही पूछता है कि तुमने वीडियो देखी है। तो ही जंगजू कहता है कि हाँ मैंने देख ली है। और फिर इसके बाद ही जंगजू अपने सारे ही क्रेडिट कार्ड्स चेक करने लग जाता है कि उन कार्ड्स में कितना बैलेंस है। ये अपने सारे कार्ड्स चेक करता है लेकिन किसी में भी कोई पैसे नहीं पड़े होते। और फिर ही जंगजू अपने डेस्क के ऊपर पड़े कार्ड्स भी देखता है तो उसमें से इसको एक और क्रेडिट कार्ड मिलता है जिसमें इसकी सैलरी आती है। तो जब वो इसको खोलता है तो उसमें 5 लाख यौन ट्रांसफर किए गए होते हैं। और इतने में जियाला की कॉल आती है और वो कहती है क्या तुमने सब कुछ देखा। तो जंगजू कहता है कि हाँ और तुम प्लीज मुझसे मिलने आओ। तो फिर इसके बाद ये दोनों एक जगह पे मिलते हैं और ये जंगजू बताता है कि ये कार्ड मुझे अकाउंटेंट की तरफ से इशू हुआ था, काफी देर से मैंने इसको चेक नहीं किया, ना ही इस पे मुझे कोई SMS आया, इसलिए मेरा पहले इस पे ध्यान नहीं गया, लेकिन जब मैंने इस पे चेक किया तो इसमें 5 लाख यौन ट्रांसफर किए हुए थे। तो जियाला कहती है कि जब ये कार्ड तुमने ही इतनी देर से इस्तेमाल नहीं किया था तो इसका गांव में इनको कैसे पता चला और उसका तुम्हारी लॉ फर्म की अकाउंटेंट से क्या ताल्लुक है। तो ये जंगजू कहता है कि मैं भी यही बात कब से सोच रहा हूँ कि उन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है। तो ये जंगजू कहता है ये सिर्फ एक ही हाल में पॉसिबल है कि अगर गार्मिंग अकाउंटेंट जांग हुई को पहले से जानता हो और वो उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हो। तो जियाला कहती है क्या ये फिर से कोई इत्तेफाक है। तो ये जंगजू कहता है कि क्या पता इस सब के बीच में संदेफंग मिडल मैन हो। तो ये जंगजू कहता है कि मुझे संदेफंग पे तब से शक होने लग गया था जब हमने आखिरी दफा लंच किया था और लंच के दौरान वो मुझे काफी इरिटेट कर रहा था और बहुत से सवाल मेरी फैमिली के बारे में पूछ रहा था, तो मुझे तभी से इसके ऊपर शक होने लग गया है। और जिन लोगों को मेरी फैमिली के बारे में अच्छे से पता है उनमें से एक संदेफंग भी है। तो जियाला कहती है कि अगर तुम पर रिश्वत लेने का इल्जाम सच्चा साबित हो गया तो तुम्हारा लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा और तुम फिर जांग शाओजियांग का केस भी नहीं हैंडल कर पाओगे और यही वजह बनेगी कि तुम्हें फंगी लॉ फर्म से भी निकाल देंगे। तो ये जंगजू कहता है कि हाँ मैंने ही अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट किया और ये संदेफंग ही हो सकता है जो मुझे इतनी अच्छी तरह से जानता है और इसने इस बात का नाजायज फायदा उठाते हुए मेरे साथ घटिया चालें खेली। तो जियाला इससे कहती है कि तुम ऐसे मत सोचो, यकीनन और भी रास्ते होंगे और हम यहाँ पे ड्राइवर मंग जियांगो को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जंगजू कहता है कि कोई फायदा नहीं इसका, मैं उससे काफी दफा मिल चुका हूँ लेकिन मुझे उससे कोई भी काम की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और मुझे ये डर है कि गवर्नमेंट उसे कहीं रास्ते से ही ना हटा दे। अब सिर्फ हम दूसरे ही जंगजू पे ही भरोसा कर सकते हैं कि अगर उसे कोई काम की इन्फॉर्मेशन मिल गई जो हम इस्तेमाल कर सके। तो ये जंगजू कहता है कि जियाला तुम्हारा शुक्रिया। जियाला कहती है कि किस बात के लिए शुक्रिया। ये जंगजू कहता है कि तुम मुझे इस मामले में अपनी आंखें बंद करके मुझ पे एतमाद कर रही हो। तो जियाला कहती है कि मैं दूसरे ही जंगजू पे ट्रस्ट करती हूँ, इसका मतलब मैं तुम पे भी ट्रस्ट करती हूँ। और फिर इसके बाद 2022 का दिखाया जाता है जहाँ पे दाजुन ही जंगजू के पास आता है और कहता है कि मैंने मंग जियांगो का नया एड्रेस
एड्रेस ढूंढ लिया है और तुम्हें पता है कि वो कहाँ पे रहता है। ये बोया कम्युनिटी है और यहाँ पर स्क्वायर फीट 30,000 यॉन का है और ये बहुत ही महंगा है और तुम सोच सकते हो कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए होंगे। तो ये जंगजू कहता है कि मन जियांगो की जितनी सैलरी है वो उससे तो इतना महंगा घर नहीं खरीद सकता, यकीनन गाओ मिंग ने उसको मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए होंगे। तो दाजन कहता है कि इस केस को बंद हुए तो बहुत टाइम हो गया है और अब तो इसके एविडेंस तलाश करना भी बहुत मुश्किल है। क्या आपको लगता है कि हम जीत जाएंगे? तो ही जंगजू कहता है कि तुम बस अपना बेहतरीन दो। और ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी ही जंगजू की मेमोरी अपडेट होती है जिसमें उसको पता चलता है कि इसके अकाउंट में जबरदस्ती गाओ मिंग ने 5 लाख यॉन ट्रांसफर कर दी है और वो सब बातें भी जो ही जंगजू जियाला के साथ रेस्टोरेंट में बैठ के कर रहा था। तो ही जंगजू कहता है कि जाओ और जाके बात पता करो कि क्या मिंग जियांगो अपना पुराना घर बेच रहा है। तो दाजुन कहता है कि जाहिर बात है वो नया घर खरीद रहा है और इसीलिए अपना पुराना घर उसने सेल पे लगाया हुआ है और कहता है कि पिछले कुछ दिनों का गाओ मिंग का शेड्यूल भी निकलवाओ और उस एजेंट से भी राब्ता करो जो मिंग जियांगो का घर बेच रहा है। और जब तुम्हें पता चल जाए उस एजेंट का तो उससे कहना कि तुम ये घर खरीदना चाहते हो ताकि हमारा मिंग जियांगो के साथ जो इनकाउंटर हो वो बिल्कुल ही नेचुरल लगे। तो फिर इसके बाद 2021 का दिखाया जाता है और ही जंगजू जियाला को कहता है कि सबसे ज्यादा इस बात से फर्क पड़ता है कि अब जांग शाओ जियांग मेरे बारे में क्या सोचेगी। तो जियाला कहती है कि वो यहाँ पे थोड़ी देर में आने ही वाली है और थोड़ी देर में जांग शाओ जियांग भी आ जाती है। ये जंगजू इसको रिश्वत के बारे में बताने वाला होता है तो ये कहती है कि आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ कि आप कितने ईमानदार हैं और मैं आप पे भरोसा भी करती हूँ और मुझे ये भी पता है कि गाओ मिंग ये नहीं चाहता कि आप मेरे वकील बने, इसलिए वो सब घटिया चालें आपके साथ खेल रहा है। और फिर इसके बाद रात में जब टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू होता है तो ही जंगजू ने इनकी वेडिंग फोटो को डेवलप करा लिया होता है। तो जियाला कहती है कि तुमने ये सब इतनी जल्दी कर लिया और फिर ये दोनों बैठकर अपनी तस्वीर को देखने लग जाते हैं। तो जियाला कहती है कि अब हम इस तस्वीर को लिविंग रूम में रखेंगे या बेडरूम में लगाएंगे। तो ही जंगजू कहता है कि जियाला मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम दोनों अपनी शादी की तैयारी कर रहे हों। ही जंगजू और जियाला तस्वीर को देख ही रहे होते हैं कि जियाला का फोन बजता है। तो जियाला कहती है कि हाँ अपार्टमेंट में तो मेरे फोन के सिग्नल नहीं आते इसलिए मैंने फोन बालकनी में रखा था, मैं देख के आती हूँ कि कौन कॉल कर रहा है। तो जब जियाला फोन उठाती है तो ये ही जंगजू होता है और पीछे से दूसरा ही जंगजू भी जियाला को आवाजें दे रहा होता है। तो ये 2021 वाला ही जंगजू कहता है कि मैं इतनी यहाँ पे परेशानी में हूँ और तुम लोग यहाँ पे आराम से ऐसे बैठे हुए हो। तो जियाला कहती है कि तुम खुद ही उससे बात कर लो फिर। तो 2021 वाला ही जंगजू 2022 वाले से कहता है क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ना कि सेंदफेंग ही गाओ मिंग का मास्टरमाइंड है और इन दोनों ने मुझे फंसवाने में साथ काम किया है और इनमें से एक ने मेरे अकाउंट में पैसे डलवाए और दूसरे ने जांग हुई को रिपोर्ट करने के लिए ये कहा कि मैंने रिश्वत के पैसे लिए हैं। तो 2022 वाला ही जंगजू कहता है कि हाँ ये सच है बात। तो 2021 वाला ही जंगजू कहता है कि बात बिल्कुल भी सही नहीं है, मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में गाओ मिंग से ना राब्ता किया ना कॉल पे बात की, बस एक दफा रेस्टोरेंट में बात हुई थी और उस दिन जियाला भी मेरे साथ थी और उसने वो सब बातें अपने फोन पे रिकॉर्ड भी कर ली थी। और इससे ये बात कैसे साबित होती कि मैंने रिश्वत ली, मैं तो गाओ मिंग से कभी मिला ही नहीं। तो ये जंगजू कहता है कि इसका गाओ मिंग से मिलने का कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हें याद होगा कि तुम मिंग जियांगो से मिले थे तो गाओ मिंग ने ये कहा कि तुम दोनों के दरमियान जो राब्ता हुआ है वो मिंग जियांगो के जरिए हुआ था और फिर जब तुम मिंग जियांगो से मिले थे तो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में तुम दोनों को देखा जा सकता है और गाओ मिंग ने वो वीडियो एज अ प्रूफ सबमिट कराई है। तो 2022 वाला ही जंगजू कहता है कि तुम परेशान मत हो और तुम मिंग जियांगो को मुझ पे छोड़ दो और अगर सब कुछ बिल्कुल वैसा हुआ जैसा मैं सोच रहा हूँ तो हमें सबका कुछ दिनों में जवाब मिल जाएगा। तो फिर ही जंगजू कहता है कि जांग हुई कहाँ गई उसके बारे में भी तो हमें पता लगाना होगा। तो 2022 वाला ही जंगजू कहता है कि तुम नहीं जानते कि जांग हुई कहाँ पे है और ना ही तुम्हें ये पता है कि जांग हुई और सेंदफेंग का आपस में क्या ताल्लुक है, दरअसल वो अब एक कपल है। तो ये जंगजू कहता है कि क्या वाकई में? तो वो फिर 2022 वाला ही जंगजू कहता है जो हमारा सबसे वीकेस्ट पॉइंट यही है कि हम लोगों के ताल्लुकात को आपस में जज नहीं कर पाते और यही वजह है कि सेंदफेंग और जांग हुई ने कभी भी ये शो नहीं होने दिया ऑफिस में कि वो दोनों एक कपल हैं जिसकी वजह से तुम नोटिस नहीं कर पाए। और जब हमने फंग्यू लॉ फर्म छोड़ दी थी यानी हमें निकाल दिया गया था तो उसके बाद ही सेंदफेंग और जांग हुई ने अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली अनाउंस कर दिया था। और 2022 वाला ही जंगजू दूसरे ही जंगजू से कहता है कि तुम जाओ और जांग हुई को तलाश करो कि वो कहाँ पे है। और फिर इसके बाद 10 अप्रैल 2022 का दिखाया जाता है जहाँ पे दाजुन और ही जंगजू मिंग जियांगो से मिलने आए होते हैं घर की खरीदारी के सिलसिले में। दरअसल ये तो एक बहाना होता है मिंग जियांगो से मिलने का। ही जंगजू से पूछता है कि वो कब आएगा तो दाजुन कहता है कि वो कुछ ही देर में यहाँ में आने वाला है। तो फिर ही जंगजू जांग शाओ जियांग को कॉल करता है और कहता है कि तुम अपना काम शुरू कर दो। जांग शाओ जियांग भी वहीं पर बैठी होती है, उसके साथ एक और लड़की बैठी होती है जो मिस्टर गाओ को यानी गाओ मिंग को कॉल करती है और कहती है कि मेरे पास अभी अभी जांग शाओ जियांग
आई थी और वो ये कह रही थी कि उसने एक प्राइम विटनेस ढूंढ लिया है जो उस वाकये का गवाह है और वो गवाह कोर्ट में गवाही देने के लिए भी तैयार हो गया है। तो गाओ मिंग कॉल रखने के बाद ये सोचने लग जाता है कि उस वक्त तो हम 3 ही गाड़ी में थे, तो इनमें से तो मेंग जियांगो के अलावा तो और कोई हो ही नहीं सकता जिसने वो सब ना देखा हो। और थोड़ी देर बाद वहाँ पे मेंग जियांगो आ जाता है और ही जंगजू ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे ये बिल्कुल एक नेचुरल एनकाउंटर हो और एक दूसरे को देख के बहुत हैरान होते हैं। तो मेंग जियांगो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ही जंगजू कहता है ये कैसा इत्तेफाक है और मैंने नहीं सोचा था कि जिनसे हम घर खरीदने वाले हैं वो घर आपका होगा। तो फिर दाजुन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मिस्टर मेंग का कोई मसला चल रहा है ही जंगजू के साथ, और अगर मुझे ये बात पहले ही पता होती कि इस घर का मालिक कौन है तो मैं ये घर ना खरीदता। और ये बात कहकर ये दोनों यहाँ से जाने वाले होते हैं कि मेंग जियांगो कहता है कि आप लोग रुके और कहता है कि मसाइल तो कुछ माह पहले के हैं और मुझे नहीं लगता कि आप इतने नैरो माइंडेड पर्सन हैं और ये मामला तो बिल्कुल डिफरेंट है पिछले मामले से, और अब अगर ही जंगजू का दोस्त ही घर खरीदना चाहता है तो मुझे कोई मसला नहीं है। तो ये जंगजू भी कहता है कि चलो पुरानी बातें भूल जाते हैं और अब जो हमारा मसला है हम उस पर बात करते हैं। तो ही जंगजू भी इनके सामने काफी अच्छी एक्टिंग करता है। दाजुन को कहता है कि तुम्हें भी काफी देर से अपने लिए घर ढूंढना था और इनका घर काफी अच्छा है, तो मैं तुम्हें भी यही कहूंगा कि तुम मेरी वजह से ऐसा कोई फैसला ना करो और ये घर इनसे खरीद लो। दरअसल यहाँ पे ही जंगजू एक चाल चल रहा होता है कि ताकि वो मेंग जियांगो के जरिए किसी तरह से यहाँ पे गाओ मिंग को बुला ले, और इसके लिए उसने जांग शाओ जियांग को कहा होता है। और अब जबकि गाओ मिंग को ये शक हो रहा है कि मेंग जियांगो के अलावा तो कोई और हो ही नहीं सकता कि जिसने उस वाकये को ना देखा हो, इसलिए अब वो इसको ढूंढता ढूंढता यहाँ आ जाएगा। और जब गाओ मिंग मेंग जियांगो को ही जंगजू और दाजुन के साथ बैठा देखेगा तो यकीनन उसका शक यकीन में बदल जाएगा कि गवाही देने के लिए मेंग जियांगो ही राजी हुआ है। और फिर ही जंगजू वहाँ से उठ के बैठ जाता है तो देखता है कि गाओ मिंग यहाँ पर पहुंच भी गया है और तभी फौरन आके वापस दाजुन और मेंग जियांगो के साथ आके बैठ जाता है। और फिर दाजुन उस प्रॉपर्टी एजेंट को लेकर जाता है ताकि वो प्राइवेट में उससे कोई बात कर सके, और यहाँ पे मेंग जियांगो और ही जंगजू ही बैठे रह जाते हैं। और फिर ही जंगजू खिड़की से गाओ मिंग को अंदर देखता है तो ये मेंग जियांगो से बात करने लग जाता है घर के सिलसिले में ही, लेकिन गाओ मिंग को लगता है कि दोनों जांग शाओ जियांग के केस के बारे में बात कर रहे हैं। तो गाओ मिंग अपने असिस्टेंट को कहता है कि तो तुम इन दोनों पर नजर रखो, मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना है, मैं वो करके आता हूँ। और जहाँ पे ही जंगजू और मेंग जियांगो बैठे होते हैं उससे थोड़े ही फासले पर गाओ मिंग का असिस्टेंट भी आके बैठ जाता है और इनको देखने लग जाता है। और इसी दौरान ही जंगजू मेंग जियांगो को कहता है कि तुम मुझे अपने वीचैट पे ऐड कर लो ताकि हम जो डिटेल्स हैं वो फोन पे शेयर कर लें। और थोड़ी देर बाद ही जंगजू वहाँ से उठकर जाता है तो गाओ मिंग का असिस्टेंट मेंग जियांगो के पास आता है। तो मेंग जियांगो इसको देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि असिस्टेंट गाओ है ना आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो ये कहता है कि मैं ही नहीं बल्कि यहाँ पर मिस्टर गाओ भी मौजूद हैं। तो ये कहता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पे घर बेचने आया हूँ। तो ये मिस्टर गाओ का असिस्टेंट कहता है कि मेरा बिजनेस नहीं है, तो मैं जो भी एक्सप्लेन करना है वो तुम मिस्टर गाओ के सामने करना। और फिर ये मेंग जियांगो को गाओ मिंग के पास ले जाता है और फिर इसके पीछे दाजुन भी जाता है और गाओ मिंग का असिस्टेंट और मेंग जियांगो सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। और यहाँ दाजुन चुपके से अपने फोन पर इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। मेंग जियांगो गाओ मिंग को बताता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ घर बेचने आया हूँ। तो वो कहता है कि वहाँ पे तो कोई एजेंट मौजूद ही नहीं था, तुम तो ही जंगजू से बातें कर रहे थे। तो गाओ का असिस्टेंट कहता है कि तुम्हारा कसूर है, तुमने मिस्टर गाओ से 3 मिलियन मांगे, उन्होंने तुम्हें दे दिए और तुमने उससे एक नया घर और एक आलीशान गाड़ी भी खरीद ली, और अब तुम इस तरह मिस्टर गाओ के साथ कैसे कर सकते हो। तो मेंग जियांगो कहता है कि नहीं, मैं मिस्टर गाओ का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ और मैं उनके साथ भला धोखा कैसे कर सकता हूँ, और मैं नहीं भूला कि आपने मुझ पे क्या क्या एहसानात किए हैं, और जैसा कि आपने मुझे ऑर्डर दिया था आपके कहने पर मैंने जाओ शाओ जियांग को भी फ्रेम किया, और इसके बाद आपने जब मुझे कहा कि वो 5 लाख यॉन ही जंगजू के बैंक में ट्रांसफर करो, मैंने वो भी किए, और वो दोनों ही मुझे इस वजह से बहुत ज्यादा नापसंद कर सकते हैं। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं उनके साथ मिलकर काम करूंगा या वो मुझे अपने साथ अपने काम में शामिल करेंगे। ये तो सिर्फ इसलिए है कि ही जंगजू का दोस्त दाजुन ये घर खरीदना चाहता था और वो भी यहाँ पे आया हुआ है। और दाजुन ये वीडियो रिकॉर्ड करके चला जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर मेंग जियांगो भी आ जाता है, और जब ये बाहर आता है तो इसको दाजुन और ही जंगजू मिलते हैं। तो ये इससे कहता है तुम दोनों ने ये सब कुछ जानकर किया है ना। तो ही जंगजू कहता है कि मुझे डैश कैम का बैकअप चाहिए और तुम चुपचाप अब वो मुझे दे दो। तो ही जंगजू दाजुन से कहता है कि चलो अब तुम इसे वो वीडियो दिखाओ। तो दाजुन इसको वो वीडियो दिखाने लग जाता है जो इसने थोड़ी देर पहले बनाई होती है। तो मेंग जियांगो कहता है कि जैसा कि तुम वीडियो में देख ही सकते हो, मैंने यहाँ पे यही कहा है कि वो डैश कैम का जो बैकअप है वो मैंने गाओ मिंग को दे दिया है और मेरे पास नहीं है। तो ही जंगजू कहता है कि अब तुम चाहे जो मर्जी कहो, इस केस की एंडिंग तो सेट है, गाओ मिंग को सजा होके रहेगी और जांग शाओ
जियांग को इंसाफ भी मिलेगा। और अब मैं सिर्फ तुम्हें चॉइस दे रहा हूँ और अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम गाओमिंग के साइड पे रहते हो या सच्चाई का साथ दोगे। तो फिर मेंग जियांगो सच बोल ही पड़ता और कहता है कि हाँ, उस गाड़ी में ऐसे कैमरास लगे हैं जो ना सिर्फ आवाज रिकॉर्ड करते हैं बल्कि वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं, और उस दिन मैं ही गाड़ी चला रहा था, इसलिए मैं भी इस सब चीजों का गवाह हूँ। और फिर गाओमिंग ने मुझे अपना मुंह बंद रखने के लिए ही पैसे दिए थे। मेंग जियांगो जब सब कुछ ये बता रहा होता है तो ये जंगजू इसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है और फिर यहीं पे ये केस खत्म हो जाती है।